हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चीयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास फ्रॉम रेजोनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। आपको सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से आज हम समझाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आपके बॉटनी का अध्याय 8 चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई यानी कि सेल। इस लेक्चर में हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आपको समझाते जाएंगे, बिकॉज आपको जितना भी मैटर कंटेंट आपको पढ़ना था डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी को रीड करने बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में सेट हो जाती है। एनसीईआरटी को पढ़ने का फ़ायदा तो आप जानते ही हैं, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन से ही हमारे नीट में क्वेश्चंस कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन टू लाइन आज हम पढ़ने वाले हैं ताकि ये सारी चीज़ें जब भी क्वेश्चन बनकर आए तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से सम अप कर पाओ अपने ब्रेन में और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड कर पाओ। तो बच्चों, कोशिका जीवन की इकाई, इसको सबसे पहले तो बोलते क्या है? सभी को पता है कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है इंग्लिश में सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सबसे पहले हम इसका टॉपिक की क्लियर करते हैं कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों बोला गया है। आखिर ऐसा क्या है कोशिका में कि हम इसको जीवन की इकाई बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं? तो सुनिए बच्चों, हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है कोशिका से, यानी कि सेल से। एक छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी सेल ही हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जीवों के शरीर का जो संगठन होता है वो इसी कोशिका के द्वारा होता है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, कई सारे ऊतक फिर ऑर्गन्स यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग फिर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। और वो अंग तंत्र मिलकर ही कंप्लीट बॉडी का, संपूर्ण शरीर का फॉर्मेशन निर्माण कर लेता है। अतः हम क्या कहते हैं? इसको, कोशिका को जीवन की इकाई बोला जाता है। साथ में इसको क्या बोला जाता है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संरचना किसके द्वारा मिलकर बनी हुई है? इसी कोशिका से, इसी सेल से। और सारी जो क्रियात्मक इकाई भी इसी को ही बोला जा रहा है, क्योंकि सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, सारी जो फंक्शनिंग हो रही है, जो पूरा निर्माण की जो भी क्रियाएं हो रही है हमारे अंदर, वो सारी कोशिका के द्वारा ही की जाती है। तो चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों आप पाते हैं। जीव भी, निर्जीव भी होते हैं, सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं। आपका जो चैप्टर है, ये जो लाइन दी हुई है, ये आपके लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है बॉटनी का, जूलॉजी का, तो उसमें भी आपको दिया हुआ है कि वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके कारण जीव लिविंग कहलाता है, सजीव कहलाता है। उनमें से सेल है कोशिका संगठन। तो कोशिका संगठन उनमें से एक है। कोशिका संगठन में हम क्या कहते हैं कि जो सारी संपूर्ण चीजें होती है, संपूर्ण शरीर है, वो सेल से मिलकर बना होता है। ये तो हमको पता है, लेकिन वो चीज किसको डिफाइन करती है? वो चीज बताती है कि जो जीव है वो ही क्या है? सजीव है, यानी कि उसके अंदर का कोशिकीय संगठन है तो वो सजीव है। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं? रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सजीवों को दर्शाता है। तो देखिए, और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति है। यही चीज डिफाइन करेगी कि जीव उपस्थित है, कि जीव जो है कैसा है, सजीव है कि निर्जीव है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे जो कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिक जीव कहा जाता है। एक कोशिक जीव का मीनिंग क्या होता है? यूनिसेल्यूलर। और बहुकोशिक का मीनिंग क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर।
जो कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको एक कोशिक जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है एक कोशिक जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं, जो कि कई अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। नाउ अब देखिए कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। अपना स्वतंत्र अस्तित्व उनका होता है, अपना फ्री एग्जिस्टेंस उनके पास में होता है, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने के लिए वो निपुण होते हैं। यही क्या है, कोशिकीय जीवधारी की पहचान है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। भाई अगर सेल ही नहीं है, कोशिका नहीं है, तो उसका शरीर का संगठन कैसे होगा, वो जीव जो है अपने अस्तित्व में कैसे आ पाएगा, वो यही चीज बताना चाह रहे हैं। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था हमने आपको, स्ट्रक्चरल, क्या बोला जाता है इसे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंप्लीट जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी हुई है, स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने हुए, इसी कोशिका से। मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक, ऊतक का निर्माण होगा। ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग, अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इसी कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोला जा रहा है, और कोशिका के बिना ये संभव नहीं है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, पूछा जाएगा कि जो सेल की डिस्कवरी है, कोशिका की जो इन्वेंशन है, कोशिका को किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज आती है, क्या आती है, जब डिस्कवरी पूछी जाती है सेल की, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले किसने देखा था, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा था। बट उससे पहले जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, किसमें, मृत कोशिका में, यानी कि डेड सेल के अंदर। बट उसके बाद में जो सेल को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के अंदर देखा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की किसने की थी, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। यही बताया जा रहा है आपको। अभी आपको आगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस, तब उसमें आपको ये बताया जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार बाद फेज कंस्ट्राट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। इस तरीके से उसको देखा गया था। आगे बढ़ते हैं अब हम कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। मैं पहले आपको समरी बता देती हूँ। जो सेल थ्योरी थी वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी बच्चों। कौन कौन से, जल्दी से बताइए, आपके माइंड में फटाफट से क्लिक होना चाहिए, बिकॉज अब सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो कौन से दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड श्वान। इन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था स्लाइडन ने, उन्होंने कई सारे पौधों के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने पाया
कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं। ऊतक मतलब कि टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह जो मिलकर कोई स्पेसिफिक कार्य करता है, उसी को बोला जाता है ऊतक। आगे बढ़ते हैं अब हम। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर श्वान, तो कौन से साइंटिस्ट का नेम आया हमारे पास में? श्लाइडन, और एक हमारे पास में नेम आया श्वान का, ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में पाया। ये तो थे कौन? ये थे जूलॉजिस्ट और वो थे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब समझते हैं ना, जूलॉजिस्ट का, जिनके पास में स्पेशलाइजेशन होता है जिस सब्जेक्ट का। आगे बढ़ते हैं। ने पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। देखिए, पादप कोशिका में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल, राइट। कोशिका भित्ति मिलती है जो इनकी विशेषता है। किसकी विशेषता है भाई? प्लांट सेल की, यानी कि पादप कोशिका की ही विशेषता है। बिकॉज एनिमल सेल में तो ये मिलती नहीं है। तो उन्होंने ये चीज पाई कि जो सारे प्राणी हैं किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया? ऊतक बनाया। और उन्होंने एक चीज और पाई कि उनके पास में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उनको कवर करके रखती है, आस्तरित करके रखती है। साथ में उन्होंने क्या पाया कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति मिलती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। उत्पाद का मीनिंग क्या होता है? उत्पाद का मीनिंग होता है बच्चों प्रोडक्ट। तो जो सभी प्राणी आप एनिमल्स देख लीजिए या फिर आप प्लांट्स देख लीजिए, वनस्पति देख लीजिए, सभी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। और वही कोशिकाएं नए तरीके से विभाजित होकर उत्पाद बनाती है। उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। श्लाइडन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा। यहाँ पे एक ड्रॉबैक था। क्या था? देखिए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, वो ये चीज नहीं बता पाए। हाउ न्यू सेल्स अराइजेस, किस तरीके से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये तो बता गए कि हाँ जो सभी ऑर्गेनिज्म है, सभी जीव हैं, वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो सभी मिलकर बने हुए हैं कोशिका से। बट वो कोशिका अभी कैसे आई, वो कोशिका से कैसे बने, वो चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे देखते हैं हम। देखिए, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है वो ये चीज नहीं बता पाए। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855, याद रखना है आपको। रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इसी के लिए उन्होंने क्या टर्म दी? इसी के लिए उन्होंने एक टर्म दी जिसको कि बोला गया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला उन्होंने? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये तो बात समझ में आ गई कि श्लाइडन एंड श्वान ने क्या बोला कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीव किससे मिलकर बने हुए हैं? वही मिलकर वो बने हुए हैं किससे? कोशिका से मिलकर बने हुए। बट वो नहीं समझा पाया कि किस तरीके से मिलकर बने हुए हैं। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे उसके बाद में एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो 1855 में, उन्होंने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, सेल डिवाइड करती हैं। और जब सेल्स डिवाइड करती हैं, डिवाइड का मतलब समझते हो ना, मेरे पास एक चॉकलेट है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया और आपको दे दिया, हम दोनों ने बांट लिया,
ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, बहुत सिंपल सा डिवीजन है, बट बायोलॉजी में हम इतना सा डिवीजन नहीं पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी तक के आप यही समझिए कि कोशिकाएं विभाजित होती है और विभाजित करके एक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करती है, फिर वो दो कोशिकाएं भी फर्दर आगे डिवाइड करती रहती है, विभाजन उनका चलता रहता है। तो वो बता के गए कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर होता है। यानी कि एक कोशिका ने डिवीजन किया, सपोज कीजिए ये कोशिका है, ये कौन सी है, पूर्व स्थित कोशिका है, अभी डिवाइड करेगी दो में, तो हम क्या कहेंगे कि इस कोशिका ने विभाजन किया और दो को बना लिया। तो पूर्व स्थित कौन सी हुई, ये वाली, पूर्व स्थित कौन सी हुई, ये वाली। बात समझ में आ गई? तो इसी के लिए उन्होंने ये वाली टर्म दी, कौन सी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला उन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इन्होंने श्लाइडन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर एक कंप्लीट कोशिका सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, देखिए ये दोनों सिद्धांत हैं, कौन कौन से, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, वो ये चीज बताकर गए। तो ये दो जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये किसके हैं, कोशिका सिद्धांत के ही दो पॉइंट्स है कि सभी जीव कोशिका व सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, सभी जीव कोशिका से, और कोशिका का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसी के द्वारा मिलकर बने हुए होते हैं। आगे चलते हैं अब हम कोशिका का समग्र अवलोकन। बच्चों आपने क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट होता है अनियन पील वाला, प्याज की पतली से झिल्ली निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, सभी ने देखा होगा, मोस्टली बहुत से बच्चों ने देखा होगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम उसको माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से स्टेनिंग करने के बाद में, तो उसमें हमें सेल्स नज़र आती है ठीक से, उनके बीच में जो केंद्रक उपस्थित होता है वो भी हमें आसानी से नज़र आता है। तो देखते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी, कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें, याद कीजिए। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। अभी आपको आगे हम बताएंगे कि जो एक कोशिका होती है, इस कोशिका का संरचना होती कैसी। सबसे ऊपर अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, अभी हम आगे आएंगे, उसके बाहरी भाग क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, और उसके ठीक नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। मनुष्य क्या है, एनिमल सेल है, तो वहां पर तो सेल वॉल होती नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि प्लांट सेल के अंदर ही यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, परंतु एनिमल सेल में वो अनुपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। इस केंद्रक में क्या होते हैं, इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आनुवांशिकी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए। एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में स्थानांतरित होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की वजह से ही होते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता उसको क्या बोला जाता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। समझ में आई बात? क्या बोला हमने, हमने बोला कि वो जिस केंद्रक की अब हम बात कर रहे थे, तो वो झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोला जाता है यूकैरियोट, और जिसमें वो झिल्ली युक्त केंद्रक, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता
उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसको बोला जाता है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमने क्या बताया? एक हमने बताया आपको प्रोकैरियोट और दूसरा हमने आपको क्या बताया? यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट्स। तो प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव यानी कि जो कि अधिक विकसित नहीं है। और कैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें ऐसा न्यूक्लियस है जो कि प्रिमिटिव है, ज्यादा एडवांस नहीं है, विकसित नहीं है। वो जीव कैसे होते हैं? तो वो जीव होते हैं प्रोकैरियोट। बट यू का मीनिंग क्या होता है? यू का मीनिंग होता है एडवांस। क्या होता है? यू का मीनिंग एडवांस। और कैरियोटिक का मीनिंग आपको पता है न्यूक्लियस। तो जिन जीवों के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है वो तो होते हैं यूकैरियोट, बट जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता वो होते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, यानी कि प्रोकैरियोट। अब बात चल रही है किसकी? झिल्ली युक्त केंद्रक। भाई क्या है झिल्ली युक्त केंद्रक? मैम ये क्या, दोनों सेम ही तो लग रहा है, उसमें झिल्ली है उसमें झिल्ली नहीं है। बट आप सारी चीजें पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा। हम बताते हैं आपको कि यूकैरियोट एडवांस न्यूक्लियस का मीनिंग, इनके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली से आश्रित इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। परंतु जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें झिल्ली युक्त जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है। भाई यहाँ पर मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स है, मेन आपको पता है कि मेन जो बॉस होता है, ठीक है, मेन बॉस कौन सा है? केंद्रक। केंद्रक क्यों है? क्योंकि उसके पास में गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। तो ऐसा बॉस है यहाँ पर कि जिसके पास में उसका खुद का कैबिन ही नहीं है, बट यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास में अपना क्या है? अपना जो है कैबिन है, राइट, अपना कैबिन है। अपना कैबिन है का मतलब कोई उसको नहीं देख सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ऐसा केंद्रक होता है किसमें? एडवांस में, यानी कि यूकैरियोट्स में। बट ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है किसमें? प्रोकैरियोट्स के केस में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। दोनों यूकैरियोट व प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म। पूरी जो सेल होती है, पूरी कोशिका होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कैसा होता है? अर्ध तरल होता है। आगे देखते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है। तो जो जीव अवस्था है, लिविंग स्टेट के अंदर क्या होती है? हमारी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। हाँ बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक एक्टर और होता है जो कि हमें लिविंग बनाता है, जीवित बनाता है। वो कौन सा होता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, उपापचय, जिसके के अंदर दो क्रियाएं सम्मिलित होती है, अपचयी और उपचयी। ठीक है, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जिसमें कि जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जिसमें सिंपल सरल चीजें जटिल में चेंज होती है। तो ये कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती है जो कि हमें क्या बनाती है? जीवित बनाती है। आगे चलते हैं अब हम। चलिए आगे। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है कोशिकांग बोला जाता है। जैसे सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, यानी कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं? देखिए, अर्धप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय,
माइक्रो बॉडीज, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी सम्मिश्र। नेक्स्ट लयन काय, लाइसोसोम व रसधानी वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो ये जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, ये किस यानी कि कोशिकांग वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में, यानी कि जो कि एडवांस है। बट किस में नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको लाइन टू लाइन बच्चों हम समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि इन लाइनों से एक बार आप गुजर जाएंगे ना, बिलीव मी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिकॉज हम जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट जब एनसीईआरटी की लाइन से होकर गुजरते हैं तो हम भूल जाते हैं उस कॉन्सेप्ट को। बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन को हम सोचते हैं अरे हमने पढ़ लिया, बट एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं हम, ताकि इन सारी लाइंस को आप गो थ्रू एक बार कर लें, ताकि आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बने जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, चलिए तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए पहले विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा प्रदर्शन। तो कोशिकाएं जो होती है उनकी जो संरचना होती है वो एक ही नहीं होती है, जीवों के अनुसार होती है। अलग अलग जीवों में उनका जो साइज होता है, उनका जो शेप होता है, आकार जो उनका होता है वो अलग अलग होता है। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखिए यहाँ पर किस किस का दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का ये इस तरीके से इनका डायग्राम होता है, ये दिखती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं अमीबाकृति, अमीबॉइड होती हैं, ठीक है। अमीबॉइड की तरह टेढ़ी मेढ़ी, इनका एक कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्तंभाकार उपकला, लंबी और संकरी होती है, कोल्यूमिनार बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, यह है तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका देखिए लॉन्गेस्ट, ये तंत्रिका कोशिका शाखित व लंबी। यह है वाहिनिका दीर्घीकृत, वेसल। नेक्स्ट मध्योतिकी कोशिकाएं, मेसोफिल सेल्स, जो लीव्स होती है उनकी मेसोफिल सेल्स की ये बात की जा रही है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये क्या है, डिफरेंट शेप्स है कि जो साइज होता है जो सेल्स का, कोशिकाओं का जो साइज होता है वो एक नहीं होता है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। तो एक कॉमन फीचर क्या आया है दोनों का, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच का, राइबोसोम की उपस्थिति। तो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों, हरित लवक पौधों में व सूत्र कणिका में व खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर भी मिलते हैं। कोशिका के भीतर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में तो पाए जाते ही हैं, परंतु ये हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी की जालिका में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? तारककाय होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि सेल डिवीजन में मदद, कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है, अलग अलग उनके कार्य होते हैं। डायग्राम में जैसे दिखाया गया था, सबसे छोटी कोशिका ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी, जितना हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं ना, एनसीईआरटी में क्या है, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में बच्चों बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया की कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। समझ में आ गई बात? पृथक की गई है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर।
समझ में आ रही है बच्चों बात? ये जो एनसीईआरटी में है हमें बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है, पता है, अभी जस्ट बताया था। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो कोशिकाओं का जो रूप है, जो शेप है उनका, वो ऐसा ही नहीं है, ऐवे ही नहीं दिया हुआ, उनके कार्य के अनुसार दिया गया है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, चलिए बात करते हैं अब हम किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। देखिए इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, या यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल्स है। क्या दिए हुए हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए सबसे पहले जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? जिसमें कि झिल्ली नुमा केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसमें कि जो हमने कोशिकांग देखे थे वो नहीं पाए जा रहे थे, वही क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल पूछा जाए, जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बात करते हैं नेक्स्ट की। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। कैसे साइज की होती है? बहुत छोटी होती है। किससे? यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित करती है। इनके पास में अच्छी खासी कैपेसिटी होती है कि जल्दी जल्दी बहुत तेज तरीके से क्या कर सके? विभाजन कर सके। समझ में आ गई बात? माप का आकार काफी भिन्न होता है, तो इनका जो साइज होता है बहुत डिफरेंट टाइप के ये हो सकते हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार कौन कौन से? दंडाकार, बैसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रियो, कॉमा शेप होता है ये, और सर्पिल, स्पाइरल तरीके के ये होते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ डिफरेंट टाइप के उनके साइज। यहाँ पर देख लीजिए आप, ससीम केंद्री कोशिका का अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मक चित्र द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये जीवाणु में है 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर पीपीएलओ का दिया हुआ है, यहाँ पर विषाणु का दिया हुआ। तो देखो सब में अलग अलग है। सभी क्या है? सभी है कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बट सभी में दिख रहा है आपको साइज सभी का डिफरेंट है। ये आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो है यूकैरियोटिक का दिया हुआ है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक का दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, ये आपको याद रखना है। सभी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? अपवाद। अपवाद से ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। भाई हमने क्या बोला? हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक में का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। हमने ये भी बोल रहे हैं हम कि सभी प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है किसका? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बच्चों, तो याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? सेल वॉल। किस में एब्सेंट होती है? जल्दी से बताइए। माइकोप्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। क्या बोल रहे हैं वो एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोल रही है कि कोशिका में साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य एक तरल मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। आगे देखिए, के रूप में पाया, कहाँ गए हम? जी ये रहा। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा हुआ रहता है। इनमें कोई स्पष्ट
विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी जस्ट बताया था आपको हमने कि इनमें कोई मतलब ठीक प्रकार से केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। क्रोमेटिन मटेरियल होता है बट वो खुली अवस्था में होता है, नेक्ड अवस्था में होता है, और उस अवस्था को क्या बोला जाता है बच्चों? उस अवस्था को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। किसके केस में? किसके केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा केंद्रक है जिसके पास में केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में तो था। तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। आगे देखिए, वो लाइन जो अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी वो ये आ गई। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। अब जब केंद्रक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं है तो उसको क्या बोला जाता? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए व्रत जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए व्रतों को क्या बोला जाता है? इन डीएनए व्रतों को प्लाज्मिड बोला जाता है। बच्चों ये जो प्लाज्मिड है इसका काम क्या होता है? इसका बायोटेक्नोलॉजी में हम 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, वाहक के रूप में ये कार्य करता है। तो बच्चों अभी तक आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बनाई बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये क्या है? जीवाणु की कोशिका है, यह है जीवाणु की कोशिका। अब इसके पास में क्या है? अपना जीनोमिक डीएनए तो है। अब इस कंडीशन को क्या बोला हमने? इस कंडीशन को हमने बोल दिया न्यूक्लियोइड। क्यों बोला न्यूक्लियोइड? क्योंकि कैसा है? नग्न है, क्योंकि इसके पास में एक झिल्ली उपस्थित, ये नग्न है, ठीक है, नग्न है ये। इसके बाद में एक केंद्रक झिल्ली नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में हम कवर देखेंगे। तो इसमें देखिए इसके पास में क्या होता है? इसके पास में ये होता है, क्या होता है इसके पास में? इसके पास में प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? प्लाज्मिड होता है एकल गुणसूत्र जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त। ये जीनोमिक डीएनए है, क्या है ये? जीनोमिक डीएनए, ये है जीनोमिक डीएनए। तो इस जीनोमिक डीएनए के बाहर एक्स्ट्रा में क्या होता है? एकल गुणसूत्र गोलाकार। गोलाकार नजर आ रहा है आपको? डीएनए व्रतों को क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं, कई सारी एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, वो इसके बारे में डिटेल हम आपको 12th में पढ़ाएंगे। तो कई प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनके ये विरुद्ध होते हैं। वो अलग अलग तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं, वो हम आगे बाद में बताएंगे आपको। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी है। बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट्स में पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट्स में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। किसमें? प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीसोसोम कहते हैं, और ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। तो ये चीज आपको बता रखी है कि इसमें क्या होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है कि इनमें जो कोशिका झिल्ली है वो एक विशिष्ट आकार में मिलती है जिसको कि क्या बोला जाता है? मीसोसोम बोला जाता है, और ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो देखिए तत्व कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कोशिका आवरण व इसके रूपांतर की। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए कोशिका आवरण व इसके रूपांतर, सेल एनवलप कि इसका एनवलप कैसा होता है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो सेल एनवलप होता है वो टोटल
3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी? देखिए, पहली होती है बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली होती है। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होती है कोशिका भित्ति, देन होती है फिर जीव द्रव्य झिल्ली। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न भिन्न होता है, परंतु ये तीनों मिलकर क्या करती है? एक सुरक्षा इकाई का निर्माण करती है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं हम। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि, बच्चों इनको हम जब अभिरंजित करते हैं बैक्टीरियल सेल को, अभिरंजित का मीनिंग होता है स्टीरिंग, जब इनकी की जाती है तो उनके विभिन्न व्यवहार के कारण इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। देखिए, जो ग्राम अभिरंजित होते हैं, जो कि स्टेनिंग ले लेते हैं, उनको बोला जाता है ग्राम धनात्मक, यानी कि ग्राम पॉजिटिव। और जो अभिरंजित नहीं हो पाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्राम नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? ग्राम नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, अब हम बताते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। हमने आपको बताया जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनकी जो रचना होती है, मोटाई होती है, वो डिफरेंट होती है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अवपंक गर्त बोला जाता है। कुछ में जो होती है कि ढीली आच्छाद के रूप में पाई जाती है ये, जिसको कि अवपंक गर्त कहते हैं। वह दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है, जिसे कि समपुटिका यानी कि कैप्सूल कहा जाता है। कि ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता रखा है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति जो है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है। जो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फट ना जाए, उससे उसकी क्या करती है? उससे उसकी रक्षा करती है। आगे देखिए, जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा क्या होती है? वर्णात्मक। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। स्ट्रक्चर जो इनकी होती है वो किसकी तरह से होती है? यूकैरियोटिक झिल्ली की तरह से ही होती है। यह विशेषकर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यह विशेषकर झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीसोसोम कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक फैलाव पाया जाता है झिल्लीमय संरचना का प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जिसको कि क्या बोला जाता है? मीसोसोम। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, अब ये क्या है? उसके फंक्शंस हैं। किस किस में मदद करती है? कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है। समझ में आ रही बात? किस किस में मदद करती है? सेल वॉल के निर्माण में मदद करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृतियन कहलाता है, उसमें ये मदद करती है। और संतति कोशिका वही एक से दूसरी नई नई कोशिकाओं का निर्माण। यह श्वसन, जो मैंने आपको बताया था, श्वसन स्त्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये क्या दिया हुआ है? ये किसके कार्य दिए हुए हैं? मीसोसोम के कार्य, मीसोसोम के कार्य। तो इन सारे फंक्शंस को वो करते हैं। आगे देखिए, कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं,
और इसमें क्या पाए जाते हैं, इनमें वर्णक यानी कि पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि कलर रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं अब हम। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। चलायमान तथा अचलायमान होती है। चलायमान का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली, और अचलायमान का मीनिंग होता है नॉन मोटाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाने वाली। तो चलायमान का मीनिंग है मोटाइल और अचलायमान का मीनिंग है नॉन मोटाइल। तो यदि वह चलायमान होती हैं तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे कशाभिका बोला जाता है। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम कैसा होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। जीवाणु कशाभिका क्या बोला जाता है, जिसको फ्लैजिलम। ये जो बैक्टीरियल सेल होती है उस पे से क्या निकला होता है बच्चों, एक कशाभिका निकली होती है, फ्लैजिला निकला हुआ होता है। वो किस में मदद करता है, वो लोकोमोशन में, मूवमेंट में, चलायमान एक जगह से दूसरी जगह पर उसको मूव कराने में मदद करते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए, तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। फ्लैजिला को 3 भागों में बांटा जाता है। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। क्लियर है इतनी बात सभी को इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रोम व झालर किसमें मदद करते हैं, ये गति में मदद नहीं करते हैं। गति में मदद कौन करते हैं, कशाभिका मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, और झालर क्या करते हैं, देखिए झालर लघु शूक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में मदद करते हैं। तो बात क्लियर है इतनी आपको, क्या समझे आप, ये जो रोम होते हैं, समझ में आई बात तो आपको। ये जो रोम है, रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और जो झालर होते हैं वो छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कि कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। यह पानी की धारा में पाए जाने वाली ऊतकों से चिपकाने में, बिल्कुल उसको चिपकने में मदद करते हैं। इतना क्लियर है आपको। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। चलिए बच्चों, समझ में आ रही है आपको एनसीईआरटी? एक एक लाइन आपको क्लियर कराते हुए जा रहे हैं हम, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ही ना हो। सारी चीजें पढ़ तो आप बहुत कुछ रखा है आपने, बट अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपकी जो नॉलेज है तब तक इनकम्प्लीट रहेगी जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। बच्चों बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है एनसीईआरटी को पढ़ने में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सोचते हैं अरे यार इस बुक में क्या है, ऐसा क्या ही पढ़ना, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, हमने ये चीज़ पढ़ ली, हमने वो चीज़ पढ़ ली। बच्चों आपका कंसंट्रेशन अपने नोट्स जो भी हैं आपके पास में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एनसीईआरटी पर फोकस रखना चाहिए। बेटर है आप ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, से अच्छा है आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, 10 चीज़ों को पढ़ने की बजाय एक चीज़ को ही 10 बार पढ़ लो,
ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पक्का हो जाए, एकदम से बिल्कुल कंफर्म हो जाओ, आप डैम श्योर हो जाए कि नहीं इसके अलावा तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ताकि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाओ। और कॉन्फिडेंस अगर एक बार बूस्ट हो गया ना अपने आप, तो फिर देखो आपके सिलेक्शन से तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसीलिए देखिए इन चीज़ों को आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एनसीईआरटी को इसलिए हम पढ़ाया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन को आप मिस ना कर दें। ध्यान रखिएगा 10 चीज़ों को नहीं पढ़ना है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है। एनसीईआरटी की बार बार में रीडिंग लगाओ ना, कहाँ जा रहे हैं आपके मार्क्स? कोई नहीं जा रहे, प्रैक्टिस में कमी हो रही है, पढ़ नहीं रहे हो एनसीईआरटी, इसलिए मार्क्स को खो देते हो। तो अगर मार्क्स को नहीं खोना है, अपने मार्क्स चाहिए आपको आपकी मुट्ठी में, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपके नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चंस की तो धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते जाना है। नहीं जा रहे कई मार्क्स आपके ही पास रहेंगे। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं अब हम इसको। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड देखिए। चलिए राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हैं। यह 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और दो उप इकाइयों 50, 50s और 30s से मिलकर बने हुए होते हैं, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। गलती मत कर देना कि 50 और 30 को जोड़ के तो मैम 80 होना चाहिए, है ना, इतना सिली मिस्टेक मत करके आ जाना, ठीक है। वो 80s यूकैरियोट्स में होते हैं और 70s प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जिसका एडिशन क्या होता है, यानी कि दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 50 और 30 को जोड़ दिया और हम 70 जोड़ के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सेडिमेंट कोफिशिएंट की वजह से, तो आप आगे बताएंगे आपको कि इनकी भी फिर आगे सब यूनिट्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा इनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है, तब जाके इनकी कुछ यूनिट्स निकलती है। तो देखिए अभी आपको यही याद रखना है कि 70s किससे मिलकर बने हैं, 50 और 30 से, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोट्स राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित, राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, किसकी बात कर रहे हैं ये, एमआरएनए की, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। एमआरएनए के साथ में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, फिर प्रोटीन की संरचना करते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं होते, इनके पास में कोई एक मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं होती है, एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। समझ में आ गई आपको बात? तो यहाँ पर क्या है, कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप से पड़े हुए होते हैं। उदाहरण कौन कौन सी है, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस रसधानी, गैस वैक्यूल, नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। तो ये बात किसकी कर ली हमने, ये बात कर ली हमने अंतर्विष्ट पिंड की। इसके बाद में जो है आपकी ये प्लांट सेल है, और इन प्लांट सेल के बाद में ये किसका डायग्राम है, एनिमल सेल का, यानी कि प्राणी कोशिका का। तो देखिए इसमें अभी तक जो आपको मैंने बताया ये पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका के अंदर क्या है, इस पादप कोशिका में देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर क्या है, इस केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर। ये केंद्र उपकरण गोल्जी बॉडी होते हैं, केंद्रक आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि उसे कवर करके रखती है। नेक्स्ट इसके बाद में कोशिका झिल्ली, यह है सेल मेम्ब्रेन जो कि इसको बाउंड करके रखती है। यह है रसधानी यानी कि वैक्यूल, यह सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज केंद्रक आवरण यानी कि न्यूक्लियर
एनवलप, राइट, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, यह है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, कोशिका भित्ति ये होती है सेल वॉल, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करते हैं, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में राइबोसोम, राइबोसोम का फॉर्मेशन क्या होता है, राइबोसोम मेनली प्रोटीन फैक्ट्री में मदद करते हैं, मींस प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हरित लवक, हरित लवक क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद में देखिए कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का मीनिंग क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। पेरोक्सिसोम ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। मध्यवर्ती तंतु, एक्टिन तंतु, सूक्ष्म नलिका, जीव द्रव्य तंतु, चिकनी अंतःप्रद्वयी जालिका, लयनकाय, लाइसोसोम, खुरदरी अंतःप्रद्वयी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लयनकाय, लाइसोसोम हो ही गए, चिकनी अंतःप्रद्वयी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो डायग्राम किसका है, डायग्राम है प्लांट सेल का। ये देखिए आपको ये नजर आ रही है, केंद्रक उपकरण है, ये बड़ी सी क्या है इसमें, ये वैक्यूल है, रसधानी। जो 90% पार्ट होता है वो वैक्यूल का प्लांट सेल के अंदर वो कवर करके रखती है। बाकी इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो केंद्रक होता है बच्चों पेरीफेरी पर यानी कि किनारे पर पहुंच जाता है। आगे देखिए, इसके बाद ये वही सेम है, एनिमल सेल है, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, कुछ चीजों का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि वहां पे क्या था, वहां पे देखिए यहाँ पे क्या था, हरित लवक, बट यहाँ पर हरित लवक नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे सूक्ष्मांकुर है, वहां पे सूक्ष्मांकुर नहीं होते। और यहाँ पर गोल्जी उपकरण वहां पे भी था, यहाँ पर भी है, केंद्रक, केंद्रक आवरण, ये सभी। अब यहाँ पर क्या होती है, जो वैक्यूल होती है यानी कि रसधानी, वहां पर 90% पार्ट को कवर करके रखती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल बीच सेंटर में पाई जाती है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको। बाकी ये पादप कोशिका और प्राणी कोशिका की बात हमने कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अब हम आज तक हम इतना ही कवर करेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो पोर्शन था वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम यूकैरियोटिक कोशिका पे स्विच करेंगे, जिसके बारे में हम एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपको जितना पढ़ना था पढ़ चुके। नाउ ये कौन सा टाइम है, ये आपको एनसीईआरटी के पढ़ने का टाइम है, बिकॉज आपके पास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, थोड़ा ही टाइम है। तो अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। हम आपके लिए यही लेक्चर इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप सारी चीज़ों को अपने ब्रेन में सेट कर पाएँ। रटना नहीं है, चीज़ों को सेट करके रखना है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।